विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत है। मैं संजीवनी शिंदे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक की अगली कविता, और कविता का नाम है बसंती हवा, और इनके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। सुनो और गाओ। यह कविता सुनो और फिर गाने की कोशिश करो, यह कहा गया है। बच्चों, कविता देखने के पहले हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में और मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। उन्होंने लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी है? तो देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। और इस कविता के बारे में क्या लिखा है? प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। अटखेलियाँ यानी अनेक प्रकार की खेल मस्ती। तो बसंती हवा, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा, उसने कैसे नखरे दिखाए हैं यह दिया है। देखो बच्चों, उसके साथ साथ अगर आपके सामने पाठ्यपुस्तक है तो देखो एक दिया है कि आपने जो नीचे चित्र दिए हैं उसके आधार पर एक चित्र आपको बनाना है, वो आप बना दो। मैं सिर्फ उसके नाम बता देती हूँ, आप लिख लो। पहला चित्र है किसान का, दूसरा है बैल, तीसरा है पेड़ या वृक्ष, चौथा पर्वत, और पांचवा चिड़िया, और छठा झरना। इन सब को मिलकर एक चित्र आपको बनाना है, तो आप बना दो। आगे जाकर हम कविता देखेंगे। कविता की 4-4 पंक्तियां मैं पढ़ूंगी और समझा दूंगी। समझाते वक्त कुछ शब्दों के अर्थ भी आपको मैं बताते जाऊंगी, आप पेंसिल से लिखते जाना। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती, हवा कहती है मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ, और मेरी बात सुनो, अनोखी हवा हूँ। अनोखी यानी अद्वितीय, असाधारण, यानी उसके जैसा कोई नहीं। ऐसी मैं हवा हूँ। आगे जाकर कवि कहते, मैं देखो अनोखी का मैंने अर्थ बताया। इस प्रकार कविता के शब्दों के अर्थ मैं बताते जाऊंगी, कठिन शब्दों के आप लिखते जाओ। बड़ी सावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। और हवा अपनी विशेषता बता रही है। हवा कहती है कि मैं बावली हूँ। बावली यानी सीधी सी, यानी सीधी साधी। बड़ी मस्त मौला हूँ, मस्त मौला यानी मनमौजी हूँ। नहीं कुछ फिकर, यानी मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं एकदम निश्चिंत हूँ। बड़ी ही निडर, और मैं निडर भी हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, हवा कहती है। हवा ने अपनी विशेषताएं बताई है। आपको अगर पूछा गया हवा की विशेषताएं, बसंती हवा की विशेषताएं, तो वह बावली है, सीधी सादी सी। मस्त मौला यानी मनमौजी है, फिक्र न करने वाली यानी चिंता न करने वाली है, और वह निडर है यानी निर्भय है। इस प्रकार बसंती हवा की विशेषताएं हुई। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। वह कहती है कि मेरे मन को जहाँ चाहता है वहाँ मैं घूमती हूँ, मैं इधर घूमती हूँ, मैं उधर घूमती हूँ, यानी अपने मन में जैसा चाहे वैसा मैं घूमती हूँ। मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर यानी जो पथिक होता है, यानी चलने वाला, चलते रहने वाला, तो वैसे मैं चलते रहने वाली हूँ। फिर वो कहती है, बार बार मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। अगली पंक्ति हम देखेंगे। देखो, चढ़ी पेड़ मुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। यानी मैं, मुआ एक पेड़ का नाम है, एक ऊंचा जैसे आम जैसा बड़ा पेड़ होता है, उस पे मुआ के पेड़ पर चढ़ी, वहाँ थपाथप मचाया यानी उधम मचाया, फिर धम्म से मैं नीचे गिरी। जैसे ही मैं गिरी
वैसे फिर मैं आम की पेड़ के ऊपर चढ़ी। यानी मैं एक जगह स्थिर बैठने वाली नहीं हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं दौड़ती रहती हूँ। उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। यानी वो कहती है कि उसे भी झकोरा, आम के पेड़ पर चढ़ी थी तो उसे भी झकोरा, झकोरा यानी झोंका लिया उससे, किया कान में को। और देखो छोटे बच्चे करते हैं ना वैसा, कोई बड़ा या उनके उम्र का कोई चुपचाप अपना अपना काम करते बैठा है तो चुपके से आकर कान में कोई आवाज़ कर देता है, वैसे वैसे बसंती आवा कहती है मैंने आम के कान में कू की आवाज़ भी निकाली। उतर कर भागी मैं, और वहाँ से फिर आम के पेड़ से भी मैं उतरी और कहाँ पहुँची, हरे खेत पहुँची। वह हरे खेत किससे भरे हुए थे, गेहूँ से। तो वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। लहर मारना है इधर से उधर, उधर से इधर घूमना। मैं इधर से उधर बहुत घूमी। और फिर हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। यानी वो कहती है इस तरह हरे भरे खेत में मैं एक पल के लिए नहीं तो पहर दो पहर, पहर यानी प्रहर, एक 24 घंटों के 8 प्रहर होते हैं, तो प्रहर 2 प्रहर नहीं तो बार बार मैं इस तरह लहरें लगाती रही। उसके आगे कवि क्या कहते, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर नस्कलसी। यानी अलसी, यहाँ अलसी जो है वह तिलहन के प्रकार का खेती होती है। और कवि कहते हैं कि मैं ऐसे ही गेहूं के खेत से निकली और अलसी के खेत में दौड़ी, जो अलसी वहाँ खड़ी थी, और लिए शीश कलसी, जो चित्र में दिखाई दे रही है कि कलसी सिर पर लिए हुए एक स्त्री खड़ी है, तो मैंने खूब उसके साथ मस्ती की। मैंने क्या किया, उसे हिलाया, उसे झुलाया, लेकिन तो भी उसके सिर की कलसी नहीं गिरी। यानी वह कितनी मजबूत थी कि अपने ध्येय पर कट्टरता से खड़ी थी। मेरी मस्ती में उसकी कलसी ना गिरी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। और मेरी हार हो गई, उस स्त्री के सिर की कलसी नहीं गिरी, तो उसी हार को अपने मन में लेकर फिर मैं सरसों के खेतों में घुसी। आपको यहाँ दिखाई दे रहे पीले पीले फूल, वो सरसों के पौधे होते हैं जिसमें सरसों लग जाती है। सरसों यानी मराठी में वो जो हम खाना पकाते तड़का देने के लिए लगाते हैं मोहरी, वो होती है, उसके पीले फूल होते हैं। तो उस सरसों के खेत में मैं पहुँची और वहाँ भी मैंने क्या किया, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, और सरसों के यहाँ भी मैंने लहर मारी और मैं वहाँ से भी निकली। इस प्रकार मैं हवा हूँ हवा बसंती हवा हूँ, इस प्रकार मैं बसंती हवा हूँ। बच्चों देखिए, यहाँ मैंने कविता का पूरा स्पष्टीकरण दिया है। अब मैं कविता एक बार गाकर दिखाती हूँ। गाकर यानी बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कविता के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ना नहीं है। कविता के रूप में पढ़ी जाती है। गाने वाले अलग है, गाना अलग और कविता पढ़ना अलग। तो कविता पढ़कर दिखाती हूँ, वैसे ही पढ़ो, अथवा और अच्छे से गाना गा सकते हो तो गा लो। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ मुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ,
पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इस प्रकार गेयता से अगर आप कविता पढ़ोगे तो बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाती है। इसके बाद आते हैं कविता के शब्दार्थ। शब्द वाटिका यानी कठिन शब्दों के अर्थ जो यहाँ दिए हैं वह है बावली यानी सीधी सी, मस्त मौला यानी मनमौजी, फिकर यानी चिंता, महुआ एक प्रकार का वृक्ष है, झकोरा झोंका, पहर प्रहर, अलसी सरसों तिलहन के प्रकार है जिससे तेल निकाला जाता है, कलसी गगरी। यह कठिन शब्द आपके नोटबुक में लिख कर रखो। उसके बाद हम देखेंगे भाषा की ओर। भाषा की ओर में ज़्यादातर शब्द संपदा आती है। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। हवा, दुआ, बावली, सावली, सरसों, बरसों उन्होंने दिया है, आलसी, कलसी, मुआ, गेहुआ। उत्तर मैंने दिए, आप लिख कर रखो। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बाद फिर एक बार पूरी काव्य पंक्ति लिखनी है। नहीं कुछ फिकर तो नहीं कुछ फिकर, फिकर यह शब्द रिक्त स्थानों में आ गया। वहाँ डैश में लहर खूब मारी, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, गिरी डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, हिलाया झुलाया गिरी पर न डैश। उत्तर हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी होना चाहिए, सॉरी, गिरी पर न कलसी। विचार मंथन। हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। इसके बारे में विचार लिखने हैं, मैंने यहाँ दिए हैं, मैं पढ़ रही हूँ। आपको इसमें और ज़्यादा कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, कुछ बदलाव करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो इसी कंठस्थ करो और परीक्षा में लिखो। हवा संसार के सभी प्राणी मात्राओं को ऑक्सीजन पहुँचाती है। हवा के बिना जीवन का एक पल के लिए भी संभव नहीं है। हवा अपने साथ उमंग और उत्साह लेकर आती है। हमारा जीवन खुशहाली से भरा हुआ रहता है। इसीलिए यह सही है कि हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। और वह कैसे सही है वो मैंने बता दिया है अपनी पंक्तियों से। खोजबीन करना है। ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। पहले मैं ऋतुओं के नाम बता रही हूँ। नाम ऋतुओं के नाम देखो, वह अपनी नोटबुक में लिख कर रखो। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीर्ष ऋतु। ये है 6 ऋतुओं के नाम। और ये इसमें परिवर्तन, बदलाव कैसे आता है तो हर 2 महीने के बाद ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर घूमना और पृथ्वी का तिरछा अक्ष, इसके कारण ये बदलाव होते रहते हैं। जरा सोचो और बताओ। इसमें ये पूछा गया है, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो कैसे लगता, क्या लगता है आपको वो बताना है। प्रकृति में रंग न होते तो सब कुछ नीरस होता। बिना रंग का जीवन भी सुना सुना लगता। अगर रंग न होते तो बाग बगीचे का दृश्य हमें बेकार लगता। इस प्रकार होता है कि अगर रंग नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, पूरी सृष्टि नीरस हो जाएगी। यहाँ जो दिया है, दर्पण में देखो, दर्पण में देख कर पढ़ो। दर्पण यानी आईना। यह जो पाठ्यपुस्तक में चित्र है उसे आप आईने के सामने पकड़ लो और पुस्तक में नहीं, आईने में पढ़ो तो आपको सीधे
अक्षर पढ़ने आएंगे, वे सब हमारे स्वर और व्यंजन हैं जो यहाँ दिए गए हैं। अ आ ई से लेकर ज्ञ तक यह हमारे स्वर और व्यंजन है, वह पढ़ो। यहाँ हमारी कविता पूरी होती है। बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है यह, इसे बार बार पढ़ो तो अपने आप वो कंठस्थ हो जाएगी। और साथ साथ मैंने दिया हुआ लेखन कार्य पूरा करते जाओ, लिखते जाओ और बार बार कविता को पढ़ो तो आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी और अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, जल्दी ही मैं आपको मिलने वाली हूँ। अगला पाठ है आपका उपहार पाठ लेकर मैं जल्दी आऊँगी। तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।